हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के आर्ट्स के हिंदी इलेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग को पता है कि कल हिंदी इलेक्टिव का एग्जाम है और कल के एग्जाम में यहाँ से काफ़ी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी क्लास 12 की तैयारी करें तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। इस चैनल के माध्यम से क्लास 8 से लेकर के 12 तक के सभी विषयों की संपूर्ण तरह तैयारी कराई जाती है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले खंडीय में दिया हुआ है, एक अपठित बोध दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। कह रहे प्रकृति हमारे जीवन का आधार है। प्रकृति क्या है? हमारे जीवन का एक आधार है, लेकिन वर्तमान समय में इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो दोहन हो रहा है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने किसने किसने किया है? पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई, जल, वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई। तो क्षति किसने पहुंचाया? अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, जल और वायु प्रदूषण तथा औद्योगिक विकास ने। ठीक है, इसका दुष्परिणाम न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। हमारी जिम्मेवारी है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें। हमारी क्या जिम्मेवारी है? तो हमारी जिम्मेवारी की प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें और संसाधनों को विवेकपूर्ण उपयोग करें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रश्नों का आंसर देंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, तकनीकी प्रगति प्रगति और औद्योगिक विकास, शिक्षा का अभाव, कृषि का विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान। तो हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा कि जो प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है वो तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास के कारण हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है। पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है? संसाधनों का विवेक पूर्ण उपयोग करके, जल और वायु प्रदूषण से, अत्यधिक पौधारोपण करके और सामूहिक प्रयास से। तो जस्ट हमने पहले पढ़ के सुनाया आप लोगों को कि पर्यावरण का जो नुकसान है वो जल और वायु प्रदूषण के कारण हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रकृति का संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी प्रकृति का संरक्षण क्यों करना आवश्यक है? तो आर्थिक लाभ प्राप्त करना, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना, वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, प्रकृति संसाधनों का दोहन करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। वनों की कटाई को बढ़ावा देना, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, प्राकृतिक संसाधनों का असीमित उपयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना। अगला है, निम्नलिखित पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति के अनुपम देन, वृक्ष, नदी, पर्वत, सागर, सबसे सब में बसता सृष्टि का जतन। यदि करेंगे हम इनका दोहन, खो देंगे सब स्वाभाविक धन, सोच समझ कर कदम उठाएं तभी बचेगी धरती जन जन। ठीक है, अब इससे हम रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। पदांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव का जीवन किसकी देन है? तकनीकी विकास, प्रकृति के अनुपम देन, मानव की मेहनत और विज्ञान की उदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति की अनुपम देन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पदांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया है, यानी पदांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया है। तकनीक और विज्ञान, वृक्ष, नदी, पर्वत, सागर, शिक्षा और ज्ञान, समाज और परिवार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीकी और विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 7 6 में क्या था? सॉरी, इसका तकनीक और विज्ञान नहीं होगा, इसका वृक्ष, नदी और सागर हो जाएगा। ठीक है, वृक्ष, नदी, पर्वत और सागर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है पदांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा। पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा, विज्ञान का विकास रुक जाएगा, समाज में खुशहाली आएगी, मनुष्य का स्वास्थ्य सुधरेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा। जैसे धरती को बचाने के लिए पदांश में क्या सुझाव दिया गया है। देखिए,
धरती को बचाने के लिए प्रधानमंत्री में निम्नलिखित सुझाव दिया गया है। सोच समझकर कदम उठाने का, औद्योगिक विकास बढ़ाने का, विज्ञान पर अत्यधिक निर्भर रहने का और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करने से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोच समझकर कदम उठाने का। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र है? औपचारिक, अनौपचारिक, व्यावसायिक और सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औपचारिक। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? शब्दों का सही उच्चारण, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता, तथ्यात्मकता, लेखन की गति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शब्दों का सही उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संवाद, दृश्य, लेखन और ध्वनि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखन। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में पुस्तक, रेडियो, पोस्टर और समाचार पत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना, सूचना देना, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इंटरनेट किस प्रकार का संचार माध्यम है? पारंपरिक, डिजिटल, दृश्य माध्यम और मुद्रित माध्यम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल माध्यम। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है? मुद्रित, श्रव्य, दृश्य श्रव्य और डिजिटल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य श्रव्य। नेक्स्ट 16 कह रहा है समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सस्ता होना, हमेशा उपलब्ध रहना, विस्तृत जानकारी देना, सभी सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी सही है। नेक्स्ट है कुट्टज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भी भीख मांगने नहीं जाता, कोई टिकट आ गया तो भय के मारे अधमरा नहीं हो जाता, नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता फिरता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों को जूता नहीं चाटता फिरता, दूसरों को अवमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बगले नहीं चाहता, जीता और शान से जीता है, काहे वास्ते किस उद्देश्य से कोई नहीं जानता, मगर कुछ बड़ी बात है, स्वार्थ के दायरों से बाहर की बात है, भीष्म पितामह की भांति अवधूत की भाषा में कह रहा है, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सुल्लास ग्रहण करें, हार मत मानो। कह रहे कुट्टज के बारे में लेखक ने क्या बताया? कुट्टज अपनी उन्नति के लिए दूसरों से मदद मांगता है, कुट्टज शान से जीता है और अपने कर्तव्य को निभाता है, कुट्टज किसी के द्वार पर भीख मांगता है, कुट्टज केवल खुशामद करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुट्टज शान से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे लेखक के अनुसार कुट्टज किस तरह से जीता है? वह अफसरों का जूता चाटता है, वह दूसरों को अपमानित करता है, वह शान से बिना किसी स्वार्थ के जीता है, वह ग्रहों की खुशामद करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह शान से और बिना किसी स्वार्थ के जीता है। क्वेश्चन 19 कह रहा है गद्यांश में कुट्टज का जीवन किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित है? ठीक है, ऑप्शन को देखेंगे स्वार्थ और अपमान के सिद्धांत, नीति, धर्म और शान के सिद्धांत, दूसरों को नीचा दिखाने के सिद्धांत, भाव्यता और महत्वाकांक्षा के सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति, धर्म और शान के सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि लेखक ने भीष्म पितामह और अवधूत की भाषा में क्या संदेश दिया? केवल सुख और प्रिय को ही स्वीकार करना चाहिए, सुख दुख प्रिय अप्रिय जो भी मिले उसे शान से स्वीकार करना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है, 21 में कह रहा है श्रीमती सौपन की मधुमाया का क्या अर्थ है? सपना जो सच्चा होता है,
सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है, सपना जो केवल खुशियों का प्रतीक होता है, सपना जो कठिनाइयों से बाहर निकलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है। अगला है, मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहे हैं? अपनी मेहनत की, अपनी सफलता की, अपनी आशा की और अपनी असफलता की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी आशा की। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, गहन विपिन की अर्थ है अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ, सुख सुविधाओं से भरी जगह, जीवन की उज्ज्वलता और दूरवर्ती सुख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, प्रस्तुत पदांश किस पाठ से लिया गया है? कार्नेलिया का गीत, देवसेना का गीत, बनारस, बसंत आया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवसेना का गीत। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे, किस शहर में बसंत अचानक आता है? पटना, गुजरात, हैदराबाद और बनारस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बनारस। क्वेश्चन नंबर 27 प्रेमधन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? विचारात्मक, आलोचनात्मक, स्मरणात्मक और विवरणात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्मरणात्मक। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, हरगोबिंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? जलालगढ़, कटिहार, बरौनी और खगड़िया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि और सेवा सदन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंगभूमि। नेक्स्ट है 30 लिख रहा है, बीर कोहर की माटी पाठ के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, केशव दास, विश्वनाथ त्रिपाठी और प्रभास जोशी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी। ठीक है, तो ये कुल 30 MCQ क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस प्रकार की और भी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे क्लास 8 से लेकर के 12 तक के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है।